दोस्तों मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास की बुक है पॉलिटिकल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, समकालीन विश्व राजनीति, और इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 2 की वीडियो है, तो चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हैं। जो पार्ट 1 से बच गए थे टॉपिक वो इसके अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा यही बनता है कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। तो किसी भी एक देश को जो कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है या फिर वीटो पावर को गेन करना चाहता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो 6 बेसिक्स कंडीशन होती हैं, उन 6 कंडीशंस की हम बात करेंगे और भारत उन कंडीशंस को कितना फुलफिल कर पाता है इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आता है आपका कि एज एन इंडियन हाउ वुड यू सपोर्ट द इंडियाज क्लेम ओवर द परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएनएससी। तो उसका जवाब बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेजर इकोनॉमिक पावर। मतलब दोस्तों किसी भी देश को अगर वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी टाइम से मोर देन 5% ऑफ द जीडीपी रेट एक रेस्पेक्टेबल रेट होती है और उससे काफ़ी आगे से बढ़ रही है। और दूसरा इंडिया की जो जीडीपी है या इंडिया इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत उभरती हुई शक्ति है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे क्राइटेरिया की। दूसरा क्राइटेरिया है मेजर मिलिट्री पावर। तो कोई भी एक देश सैन्य तौर पर भी काफ़ी मजबूत होना चाहिए। भारत के दावे की बात करें तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो टॉप 10 के अंदर आती है और इसकी जो मिलिट्री पावर है वो डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। अब बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया की। तीसरा क्राइटेरिया कहता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र होना चाहिए किसी भी देश के अंदर। इंडिया के दावे की बात करें दोस्तों तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दोस्तों। तो इस हिसाब से भी भारत पूरी तरीके से इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात करते हैं चौथे क्राइटेरिया की। तो चौथा क्राइटेरिया है लार्ज पॉपुलेशन। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। बात करते हैं पांचवें क्राइटेरिया की। तो पांचवा क्राइटेरिया है रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल है कि यूएन को चलाने के लिए एक बजट होता है, एक आप समझ सकते हो पैसे से यूएन चलाया जाता है। तो उस बजट के अंदर सभी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी मेंबर बनना चाहता है यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है या नॉन परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो यूएन का जो रेगुलर बजट है उसमें कंट्रीब्यूट करता हो। तो इंडिया भी पूरी तरीके से, भारत भी यूएन के जो बजट है उसका एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर है दोस्तों। अब बात करते हैं आखिरी क्राइटेरिया की। तो आखिरी क्राइटेरिया है ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इंडिया एशिया का एक काफ़ी इमर्जिंग कंट्री है। एशिया बहुत बड़ा, एक दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इंडिया के अंदर दुनिया भर की वेरिएशंस हैं जो कि इसको एक मजबूत दावेदार बनाती हैं यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए। ये टॉपिक 6 मार्क्स का मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी 6 कंडीशंस हैं जिसको पूरा करना चाहिए और भारत उसमें कहाँ बिलोंग करता है, भारत किस किस कंडीशंस को कितना पूरा करता है। तो 6 मार्क्स में आप इसको बता सकते हो। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन। रिफॉर्म्स का मतलब आपको बता देता हूँ पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज का मतलब यूएन के अंदर क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो सुधार की बात करें, सबसे पहला तो यही पॉइंट बनता है आपका 4 मार्क्स में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही बनता है कि यूएन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, वो इट लैक्स द इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। वो पूरी तरीके से दुनिया की रियलिटीज़ को बराबरी से रिप्रेजेंट या उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट भी इसी से निकलता है कि यूएन के जो यूएनएससी के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को ही, सिर्फ पश्चिमी देशों के हित को ही साधते हैं। तीसरा पॉइंट भी यहीं से बनता है कि यूएनएससी के अंदर स्पेशली एशिया और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी बहुत सारे मेंबर्स को चुना जाना चाहिए जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर सके, जो एशिया और अफ्रीका की प्रॉब्लम्स को भी यूएन के सामने रख सके। चौथे पॉइंट की बात करें, एक पॉजिटिव स्टेप ये भी लिया जा सकता है
जो यूएस है, जो अमेरिका है, या जो बाकी दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका मानना ये है कि यूएन के बजट प्रोसेस में भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देता है। तो उसका मानना ये भी है, जितने भी देश इस बात का दावा करते हैं कि हम लोग मेंबर बनना चाहते हैं सुरक्षा परिषद के, तो उनके लिए ज़रूरी है कि इसके बजट प्रोसेस में भी बदलाव किया जाए और सबसे बराबर पैसा लिया जाए दोस्तों। तो ये आपका टॉपिक बन गया रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की दोस्तों। तो अगला टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। बहुत सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं इस चैप्टर में जो कि आपके 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं आपसे। उन्हीं हम चैप्टर्स की शॉर्ट नोट्स की बात करने वाले हैं। उनकी बात की जाए तो IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। सबसे पहले बात करते हैं IMF की। IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 184 मेंबर्स हैं। तो 184 मेंबर्स होते हैं IMF के अंदर। और IMF जो है पूरी तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक बैंक समझ सकते हो, जो कि सभी देशों को उनकी इकोनॉमीज़ को रिवाइव करने के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर हर एक के पास अपने अपने वोटिंग राइट्स होते हैं। और वोटिंग राइट्स की बात की जाए तो अकेला सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स अमेरिका के पास हैं। तो अकेला अमेरिका के पास ही करीब 17% वोटिंग शेयर हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उसकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की दोस्तों बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक भी एक इंटरनेशनल बैंक है जो कि दुनिया के देशों को लोन्स प्रोवाइड करता है। और सबसे बड़ा फ़र्क इन दोनों में यही है IMF और वर्ल्ड बैंक के अंदर कि दोनों ही दुनिया के देशों को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है IMF इकोनॉमिक पर्पस के लिए, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए आपको लोन प्रोवाइड करेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सपोज कीजिए कि किसी भी देश के अंदर शिक्षा का लेवल बहुत गिरा हुआ है तो शिक्षा को उठाने के लिए पैसा दिया जाएगा। किसी देश के अंदर भुखमरी होती है तो उसमें पैसा देगा। किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत करना है उसके लिए पैसा दिया जाएगा। तो कुल मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट के मैटर्स के लिए वर्ल्ड बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। अगली बात करते हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी बात की जाए तो दोस्तों WTO 1995 के अंदर बना और इसके अंदर करीब 150 से भी ज़्यादा देश है। और इसका बड़ा ही सिंपल सा काम है कि दुनिया के जितने भी व्यापार होते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड होता है, उस ग्लोबल ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए WTO को बनाया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले ऑर्गन की, अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की बात की जाए तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका काम भी बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो ये 1957 के अंदर बना और इसका काम ये सिंपल सा है कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए कि कोई भी अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का गलत इस्तेमाल या फिर लड़ाई के अंदर इस्तेमाल ना करे। उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके के लिए और साइंटिफिक यूजेस के लिए किया जाए। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल और उससे अगला है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल दोनों ही लगभग एक जैसे ही है। फ़र्क दोनों के अंदर सिर्फ इतना है, दोनों का काम ये है कि दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानव अधिकार है, उनको प्रमोट किया जाए और उनकी रक्षा की जाए और ये देखा जाए कि दुनिया में कहीं भी इनका उल्लंघन ना हो दोस्तों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो क्या करता है, ह्यूमन राइट्स वॉच एक ग्लोबल मीडिया का रोल भी प्ले करता है। ग्लोबल मीडिया का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जहाँ पर भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो रखा होता है तो उस देश में जाकर जो ह्यूमन राइट्स वॉच है वो ग्लोबल मीडिया का रोल प्ले करता है। पूरी दुनिया का ध्यान उस घटना की तरफ आकर्षित करता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का प्रेशर उस देश के ऊपर बनाया जा सके और मानव अधिकारों को दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे शॉर्ट नोट्स। ये 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको इनको इम्पोर्टेंट समझ के इनको समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की दोस्तों। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक है UN इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर अमेरिका इकलौती सुपर पावर है और ऐसे माहौल के अंदर UN के लिए काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। इस टॉपिक की बात करते हैं 4 पॉइंट से कवर अप करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, UN इज द ओनली होप of some countries that it can cooperate better with the unipolar world in which the US is the only superpower। UN जो है दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए इकलौती होप है कि एक ऐसे दुनिया में जहाँ पर अमेरिका की सबसे ज़्यादा पावर है, ऐसे दुनिया के अंदर सभी देश कोऑपरेट करके रह सके तो UN उसके लिए सबसे बड़ा जरिया है। बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट कहता है विद इन द UN
द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिका इज कंसिडरेबल एज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट। इस बात में भी कोई शक नहीं है दोस्तों कि यूएन के अंदर अमेरिका सबसे बड़ा या सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, सबसे ज़्यादा पैसा देता है यूएन को चलाने के लिए। और इसका बड़ा सिंपल सा हिसाब है, जब पैसा सबसे ज़्यादा देता है तो यूएन के अंदर अमेरिका की भी सबसे ज़्यादा चलती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो यूएन ब्रिंग्स टुगेदर ओवर द 200 नेशंस इन डीलिंग विद द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकलौता यूएन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो दुनिया के करीब 200 देशों को एक साथ लेकर आता है और उन सब में कॉपरेशन को बढ़ाता है कि वो अपने सामाजिक, आर्थिक या जो भी डिस्प्यूट्स है उनके ऊपर बात कर सके। लास्ट पॉइंट की बात करें, एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएन प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल द यूएस एटीट्यूड। मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि देखिए दुनिया के सभी, आई नो कि यूएन पूरी परफेक्ट बॉडी नहीं है, बहुत सारी उसके अंदर कमियां भी हैं, लेकिन दुनिया के देशों के लिए वो इकलौती होप है, एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दुनिया के सभी देश वहां पर अपनी बात को रख सके। जरूरी नहीं है कि उनकी बात का समाधान हो जाए या ना हो, लेकिन ये जरूर है कि वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर एक कमजोर से कमजोर देश भी यूएन के प्लेटफॉर्म पर आके अपनी बात को कहेगा और उसकी बात को पूरी दुनिया के अंदर सुना जाएगा दोस्तों। तो ये टॉपिक था यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो आई होप आई चैप्टर नंबर 6 आपको समझ आया होगा, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।